हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 के सेकंड यूनिट सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट जो कि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन था। बिलियनिक अणुसंख्यक गुणधर्म का जो नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट है, उसमें ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण एवं परासरण दाब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर ऑस्मोसिस बताने के पहले आपको थोड़ा सा हम क्लियर करें कि वास्तव में ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या है। परासरण यानी ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, जिसमें कोई भी कण, अब यहाँ पर अभी हम कोई भी पॉडकास्ट बोल रहे हैं, एनी टाइप ऑफ पॉडकास्ट बोल रहे हैं, बट इसको आप बाद में समझेंगे कि केवल सॉल्वेंट के, विलायक के कण, क्योंकि उनका एक विशिष्ट रेंज होता है, यानी एक स्पेशल साइज के ही कण का वितरण ऑस्मोसिस में होता है, परासरण में होता है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से होकर पार कर जाते हैं, क्रॉस करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज जाना है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन यानी परासरण और विसरण, कभी कभी डाउट हो जाता है, तो इसको हम यहां पर सबसे पहले क्लियर कर लें कि परासरण क्या है, मतलब ऑस्मोसिस क्या है, और डिफ्यूजन यानी विसरण क्या होता है। देखिए, दोनों में ही जो पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखें, दोनों में ही जो प्रक्रियाएं हैं उनमें पार्टिकल्स अभिगमन करते हैं, लेकिन यहां पर जो डिफ्यूजन होता है उसमें हायर टू लो, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, यानी उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर, सघन से विरल की ओर यदि कणों का, पार्टिकल्स का अभिगमन होता है, फ्लोइंग होते हैं, तो वो कहलाएगा डिफ्यूजन। अब यदि कणों का, पार्टिकल्स का फ्लो लोअर टू हायर, ध्यान रखें, लोअर टू हायर होगा तो वो होगा ऑस्मोसिस। इतना आपको क्लियर कट में ही जानना है, बिल्कुल कंफर्म। मतलब डिफ्यूजन में क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स यानी कणों का फ्लोइंग, अभिगमन कैसे होता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर होता है, यानी सघन से विरल की ओर होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसका, यानी लो टू हाई, मतलब लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। अब यहां पर इसमें आप डेंसिटी को, चूंकि सॉल्यूशन में है, तो उसको डेंसिटी को हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दें, सांद्रण में कन्वर्ट कर दें, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यदि डेंसिटी चेंज कर दें, क्योंकि अब यहां पर एक चीज जान लें कि जो डिफ्यूजन होता है, मतलब विसरण होता है, वो लिक्विड एंड गैसेस में होता है, और सभी के सभी कणों का फ्लोइंग होती है। जितने भी प्रकार के उसमें कण इंक्लूड होते हैं या प्रेजेंट्स रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उन सभी कणों का एक साथ वितरण होता है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन या विसरण द्रवों और गैसों, लिक्विड एंड गैस, दोनों की ही प्रॉपर्टीज है, जबकि यहां पर ऑस्मोसिस केवल सॉल्यूशन के लिए लिया गया है, मतलब लिक्विड में लिया गया है, लिक्विड स्टेज के लिए यहां पर ऑस्मोसिस। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, डिफ्यूजन के लिए किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी ऑफ एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन दिस प्रोसेस। मतलब डिफ्यूजन के लिए किसी भी तरह की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए, परासरण के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसरी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। ये आप अपने दिमाग में नोट करे रहें हमेशा के लिए। तो यहां पर आपको शायद परासरण और विसरण दोनों में डिफरेंट मालूम हो गया। अब यहां पर जो एक शब्द है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले कितने प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, ये जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेम्ब्रेन किसे कहेंगे। झिल्ली ही है। झिल्ली एक थिन लेयर्ड केस है, एक पतला, बहुत ही बारीक पतली परत जो थिन लेयर होती है उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत बारीक पतली, जैसे आप सब्जी भाजी लेने जाते हैं तो उसमें बोलते पॉलीथीन कि वो पन्नी होती, पन्नी दे देना थोड़ा सा, पन्नी पन्नी यानी बिल्कुल फॉइल, बहुत थिन फॉइल, पतली यानी बिल्कुल पतली मेम्ब्रेन परत है। आर पार दिखते रहते हैं, सब्जी ले जाते हैं आप तो मालूम पड़ जाता है सामने वाला कि अच्छा केला लिए हो कि सेव लिए हो कि आलू लिए हो कि टमाटर है, क्या है, इस तरह से मतलब बाहर से दिखती है, बहुत पतली भारी। तो सबसे पहले तो मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, आप पॉलीथीन की पन्नी ले, उसमें आप पानी भी भर सकते हैं, पानी भर के ले जा सकते हैं, बॉडी गिरता है। कुछ बारीक कपड़े होते हैं, उतना ही पतला, यदि आप क्लॉथ ले लें, कपड़े ले लें, उसमें यदि पानी भरना चाहे तो पानी या कि शरबत या कि जो भी जूस, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ चीजें रह जाती हैं और कुछ चीजें ही बाहर निकल पाती हैं। तो इस तरह से मेम्ब्रेन 3 टाइप हो गई। एक हो गई जिनमें से सभी प्रकार के सॉल्यूशन यानी लिक्विड के कण आर पार जा सकते हैं, उसको बोलेंगे परमेबल, मीन्स पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन। सेकंड टाइप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें से विशिष्ट प्रकार के केवल स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब स्पेशल साइज होता है ऑफ पार्टिकल्स, वैसे उसको 10⁻⁻10 सेंटीमीटर एवरेज साइज दिया गया है। बट यहाँ पर अभी सिर्फ आपको समझना है कि एक विशेष प्रकार के कण ही, पार्टिकल्स ही उसके क्रॉस कर सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, सभी नहीं। मतलब जैसे यदि सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट के, विलायक के कण क्रॉस करेंगे, विलेय के कण क्रॉस नहीं करेंगे, वो कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और दूसरे इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जैसे अभी आपने आपको बताया वही सब्जी वाली पॉलीथीन पन्नी, तो उसमें से फ्लू दिखता तो है बट उसमें से किसी भी प्रकार के एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट क्रॉस, मतलब वो किसी तरह के कण उसके पार नहीं जा पाएंगे, वो इम्परमेबल या उसको अनपरमेबल आप बोल सकते हैं, बट इम्परमेबल मतलब अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। तो इस तरह से आपको मेम्ब्रेन के बारे में मालूम हो गया। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस को समझ लें। जैसे यदि किसी एक पात्र में
मान लीजिए कोई एक आप पॉट लिए हैं, पात्र लिए हुए हैं, यहां पर आप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यदि यहां पर लगा दें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली आप यहां पर सेट कर दें, जो कि अंडे का जो छिलके के बाद निकलती है उसको भी आप लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, सेल का जो आउटर लेयर होता है वो मेम्ब्रेन ही होती है, और खास तौर पे वो सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप आर्टिफिशियल या नेचुरल जो भी जैसे भी आपको प्राप्त हो जाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर आप सेट कर दें। और यदि यहाँ पर एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ आप भर दें सॉल्यूशन, दोनों तरफ अलग अलग हो गए, इधर सॉल्वेंट भरा हुआ है और इधर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहां पर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर कुछ ही समय पश्चात सॉल्वेंट के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं। इस तरह से यदि अलग अलग पार्ट में इसको आप करना चाहें तो उसमें से जो स्पॉट में सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका जो लेयर है वो अप होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्वेंट के केवल जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की ओर अभिगमन कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। परासरण की क्रिया के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चना जानते हैं, चना दिया गया, चने को आप जब सूखा चना है, सूखे चने को आप वाटर में डाल दो, पानी में डाल दो, आप देखेंगे वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि चने का जो बाहरी खोल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रही है, और चने के अंदर का जो मटेरियल है वो अधिक गाढ़ा है, हाई कंसंट्रेट है, जो जल है वो लो कंसंट्रेट है। तो लो टू हाई यानी ब्लैक जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, उस चने के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और इसीलिए चना फूल जाता है। दूसरी चीज, आप बहुत सरल सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो अंगूर होता है, अंगूर को यदि आप नमक के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, गाढ़े घोल में आप रख दें, कुछ समय बाद वो चिपक जाता है, बिल्कुल चिपक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर जो नमक का सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो हाई कंसंट्रेट, और अंगूर के अंदर लो कंसंट्रेशन है। इसलिए अंदर से जो लिक्विड है, जो भी भरा हुआ है उसमें, वो बाहर की ओर बहने लगता है और वो सिकुड़ जाता है। इस तरह से आप यहां पर, या कि जैसे मान लीजिए कि आपको अंगूर सुखाने के बाद जो होता है, आप बादाम बोल सकते हैं, बादाम को किशमिश जिसको बोलते हैं, किशमिश मतलब सूखा हुआ अंगूरी है, उसको आप पानी में डालेंगे, आप देखेंगे घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो फूल जाता है। महुआ आपने देखा होगा, सुखा कर रखते हैं, उसको
यदि आप पानी में डाल दो तो फूल जाता है, तो वो भी एक ऑस्मोसिस है, क्योंकि उसके अंदर का जो मैट्रिक्स है, पदार्थ है, वो हाई डेंसिटी में है, अधिक घनत्व वाला है, या हायर कंसंट्रेशन है, अधिक गाढ़ा है, इसलिए बाहर से सॉल्वेंट यानी पानी अंदर एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा ही होता है। इस तरह से शायद आपको ऑस्मोसिस के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया होगा, जिसमें आपने देखा कि यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यदि डिवाइड करने पर एक तरफ आप चाहे प्योर सॉल्वेंट भर दें और दूसरी तरफ सोल्यूशन भर दें, या कि दोनों तरफ सोल्यूशन हो जिनके कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, मतलब एक तरफ डाइल्यूट और दूसरी तरफ कंसंट्रेट सोल्यूशन को भी आप भर कर इस प्रयोग को, एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो कम कंसंट्रेट होगा मिनिमम कंसंट्रेट से, या लोअर कंसंट्रेट टू हायर कंसंट्रेट की ओर केवल सॉल्वेंट के विलाय के कणों का फ्लोइंग होती है, आगमन होता है। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब परासरण की बात, हम परासरण दाब क्या होता है, कैसे होता है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से आप थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कीप ली गई, फनल ली गई, इस फनल को हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में पार्चमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर चर्मपत्र की झिल्ली जिसको बोल सकते हैं आप, पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, इसमें हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है और एक बीकर में इसको रख करके, और यहाँ पर जल जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा, ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, आप किताब में भी है उसको देख सकते हैं। यहां पर ये वाटर है, जल है, जो कि आप इसको सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हैं। इस कीप में KMnO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां पर KMnO4 सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इसलिए लेगा कि यहां पर ये इसका कलर होता है, वायलेट कलर दिखाई देता है, बैंगनी कलर, तो यहां पर लिया गया और इसमें एक शाइन चिन्ह लगा देगा। यहां तक ये KMnO4 सॉल्यूशन है, भरा हुआ है। ये मान लीजिए लगभग इस तरह से कुछ दिखता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आपको बनाना दिखाई दे रही है, ऐसे बना सकते, थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। अब यहां इसको कुछ समय के लिए इसको रख दिया जाता है, तो ये देखा गया कि यहां से जल के जो पार्टिकल्स है, कण है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये क्रॉस करते हैं और इसमें इस कीप पे अंदर एंट्रेंट होते हैं, चले जाते हैं, जिससे इसका जो फर्स्ट लेयर था वो अप होता है, बढ़ता है, और इस तरह से ये बढ़ते हुए हम इसको हर 30 सेकंड में काउंट करते हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, हर 30 सेकंड में हम काउंट करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कई घंटों तक, कई आवर्स तक ये प्रक्रिया जो आप होने की, यानी
उन्नयन की, एलिवेशन की होती रहती है। और एक स्थिति ऐसी आती है लगभग 2 से 3 घंटे के पश्चात, आफ्टर 2 or 3 hours, यहां पर एक फिक्स्ड पोजीशन हो जाती है। अब इसके बाद चाहे आप इसको जितना भी घंटे तक आप वेट करेंगे, अब ये पोजीशन से ये आप ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि अब यहां पर इसका जो इस कीप के अंदर का जो वेट है, यहां पर जो वाटर के ऊपर चढ़ने के कारण ये ऊंचाई है, इसके कारण प्रेशर लगने लगा, ये प्रेशर डालने लगे और ये वाटर यानी जल के पार्टिकल्स को, कणों को इसमें अंदर घुसने से ये रोक रहा है। यहां पर ये कण जो K1-4 के थे, K1-4 के कण इनको अंदर जाने से रोक रहे हैं, बार बार टक्कर कर रहे हैं। इधर से भी टक्कर हो रहा है, जल के कण टक्कर कर रहे हैं, उधर से भी वो टक्कर कर रहे हैं कि नहीं मत आओ, तुम सीधे आ नहीं सकते हो, क्योंकि अब इसमें इतना ऊंचाई हो गई है जिसके कारण प्रेशर बढ़ गया है। ये प्रेशर के कारण ये जल के कण अब पार नहीं जा पाते हैं। इस परिस्थिति में यहां पर जो इस मेम्ब्रेन में प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी पात्र में उपस्थित जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊंचाई H और उसके डेंसिटी मतलब घनत्व और उसमें गुरुत्व G के बराबर होगा ये, और इसी को बोलते हैं द्रव एस्थेटिक दाब, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या कहलाएगा? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अर्थात अब इसका आप डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। अर्थात परासरण दाब वह द्रव एस्थेटिक दाब है जो विलयन को विलायक से यानी सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से पृथक करने के पश्चात, पृथक करने पर विलयन में विलायक के कणों को प्रवेश करने से रोकता है, यानी वह एक द्रव एस्थेटिक दाब है। ठीक है ना? यहां पर यानी आप इसको नोट भी कर लें, osmotic pressure is equal to that of hydrostatic pressure which developed with a solution is separated from a solvent through a semi-permeable membrane। इस तरह से आपको परासरण यानी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको काफी हमने बता दिया है। अब यहाँ पर आज ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्ञात करने की वर्कले-हर्टले विधि है, जो कि आपकी परीक्षा में भी आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।